बहुत लोग हैं जो इलाहाबाद में 10-10, 12-12 प्री निकाल चुके हैं। तो प्री निकालना मतलब जरूरी है, बट प्री निकालना उपलब्धि नहीं है अंत में। पीसीएस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है कि आप स्टैटिक जो सेगमेंट है उसकी आप पढ़ाई कैसे करते हैं। आप जब अपना इंटेलिजेंस एआई को हैंड ओवर कर देंगे तो आप गधा बन जाएंगे और एआई ब्रिलियंट बन जाएगा, राइट। मैं 4 साल से होली भी घर नहीं गया हूँ, पिछली दिवाली भी घर नहीं गया हूँ। देश में भूख है, इस देश में महंगाई है, इस देश में गरीबी है, किसी नहीं पता है ये। मतलब ये सब कोई जानता है। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट ये है। यूपीएससी या पीसीएस कब कहां से पूछ देगा ये किसी को नहीं पता है। हम छोटे लोग भले अनदेखे बीत जाएं, कोई तो चिन्हेगा कि हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो देखेगा कि हमारे होठों पर कविताएं थी। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत स्वागत है आनंद का। आइए आइए आइए। तो पहले तो आनंद का परिचय संक्षेप में हम करा देते हैं, फिर क्योंकि सेशन आप लोगों का है, बातचीत आप लोगों को करनी है, तो आगे ये अपनी रणनीति, अपनी जो भी आप लोगों के लिए जरूरी चीजें हो सकती हैं वो वहां पर बताएंगे। आनंद आप लोगों में से जो जितने चेहरे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हर एक चेहरे के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि इसलिए हैं क्योंकि ये जो आप लोगों का दौर है, ये जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, एक ऐसे दौर में जहां पर सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, जो दबाव हैं और जो आकांक्षाएं हैं, उन दोनों में गैप बढ़ रहा है। मतलब एक तरफ आपकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां, तमाम तरीके की चुनौतियां, और आपको मालूम है कि यह जो रोजगार है, यह जो कैरियर है, इसको जो भी नाम आप दे सकें, सिविल सेवा का, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का, आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का और आपको खुद को साबित करने का, इससे बड़ा मौका आपको मिलने वाला नहीं। तो ये जो गैप है, ये आपके अंदर एक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए कई बार समस्या पढ़ने के स्तर पर आप लोगों को नहीं आती, समस्या खुद को संभालने के स्तर पर आती है। और अधिकांश जो असफलता की कहानियां हैं, सफलता की कहानियां तो अलग है, असफलता की अधिकांश कहानियां हैं कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को बनाए रखने में असफल होना। असफलता का सामान्य सा अगर हम निष्कर्ष निकालें कि जब आपको उत्साह की जरूरत है, जब आपको प्रेरणा की जरूरत है, जब आपको समर्पण की जरूरत है, आप निराशा, अवसाद और एक भ्रम की स्थिति में अपने को पाते हैं कि क्या करना है आगे, किस तरीके से करना है, किस तरीके से बढ़ना है। आनंद के साथ यह इतनी बार हुआ है, इतनी बार हुआ है एपिसोडिक तरीके से, कि ये पूरी तरीके से, जिसको आप समझिए कि एक अग्नि में जो है पूरी तरीके से झुलस कर, तप कर, बड़ी कठोरता के साथ वहां पर बाहर निकले। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई बार परिस्थितियां जब आपको कठोर बना देती ना, तो आपकी जो भावनाएं हैं वो भी शुष्क हो जाती हैं। इंसान बने रहना आज के यांत्रिक दौर में बहुत मुश्किल काम है कि आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं भी सुरक्षित रहें। इसके बावजूद भी आनंद की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये इंसान है। इंसान के रूप में अपने जज्बात, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाओं को इन्होंने पूरी तरह सुरक्षित किया हुआ है। दूसरा आनंद के बारे में ये चीजें जो आप लोगों के लिए जरूरी है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आपके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनकी सफलता जो है यह सेल्फ मेड है। यानी कि ये जो पूरा इनका सफर, जो पूरी यात्रा रही है, इन्होंने उसको झेला है। मतलब कहानियों में कई किरदार होते हैं कि जो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको समर्थन देते हैं, लेकिन वो जो किरदार होते हैं वो कभी भी आपकी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, या वो आपको केवल समर्थन दे सकते हैं। रास्ता चलना और जो मुश्किलें हैं, तकलीफ हैं, वो चीजें जो हैं अलग तरीके की होती हैं। जैसे अभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी मेंस चूंकि चल रहा था तो मैंने कॉल किसी को किया नहीं, कल से मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया रात से। तो अब वो जो लोग नहीं हुए हैं, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा को सुनना, उनको समझना, उसमें मैं सांत्वना, जिस समय रिजल्ट आता है और जिन लोगों का नहीं होता है, मेरा मन बहुत करता है पहले उनसे बात करने का, बजाय इसके कि जो लोग सफल हुए उनसे बात करें। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम है कि मेरे सांत्वना के जितने भी शब्द हैं कोई मतलब के नहीं रह जाएंगे। 2-4 दिनों के बाद तब वो रेशनल वो भी हो जाएगा और तब मैं भी रेशनल तरीके से आगे की बातें कर पाऊंगा। अदरवाइज जो है टूटने में समय नहीं लगेगा। आप लोग मिडिल क्लास परिवारों से जुड़े,
तो ये इसलिए आप लोगों के लिए प्रेरणा है कि एक लड़का जो हर तरीके के प्रयोग करता है, हर तरीके से अपने आप को जो है बनाता है, संवारता है, तैयारी करता है, तो पूरी जर्नी आनंद की जो है वो इसलिए इंस्पिरेशन है कि खुद से अपने आप को कैसे खड़ा करना है, जहां पर आपके पास बैकअप न के बराबर हो, जहां पर जो है ये पूरी संभावना हो कि अगर यहां नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप सफल नहीं हुए तो फिर आप जीवन में क्या कर पाएंगे, आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, इन्होंने बीएससी किया मैथ्स, क्यों किया? कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैथ का ट्यूशन तो पढ़ा लेंगे। आप समझ रहे हैं? इतनी बड़ी हसरतें, इतनी बड़ी आकांक्षाएं कि अगर जो है जीवन में हम कुछ नहीं कर पाए तो हम मैथ पढ़ लेंगे, तो कम से कम मैथ का ट्यूशन पढ़ा पाएंगे और वहां से पीसीएस अधिकारी के रूप में चयनित होना। और आगे अभी तो अनंत जो है इनकी अवसर हैं और अनंत जो है संभावनाएं हैं, जिसके लिए काम करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मैं एक शिक्षक के रूप में तो मैं यही चाहूंगा कि एक सफल, ईमानदार और जनता के प्रति में लोकप्रिय अधिकारी के रूप में इनकी पहचान बने। और देश समाज के लिए जो इन्होंने झेला है, कम से कम ये जब वहाँ पर जाएं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर लोगों को न झेलनी हो। आपके द्वारा छोटे छोटे जो मदद किए जाते हैं, छोटे छोटे जो कार्य किए जाते हैं, वो बहुत से उस वंचित कमज़ोर तबके के लिए वह बहुत बड़ा वरदान बन जाता है। तो उम्मीद है कि जिन पृष्ठभूमि से आप लोग आ रहे हैं, जब आप लोग सफल होंगे तो ये आप कुछ रचनात्मक कार्य इस समाज के लिए करेंगे, खासकर उस दौर में जहां पे लोग भ्रष्टाचार को या गलत तरीके के व्यवहार को पूरी तरीके से वैध और उचित मान चुके हैं। यानी समाज के जो प्रतिनिधि चेहरे हैं वो भी मानते हैं कि हाँ, अधिकारी बनने के बाद तो तुमको भ्रष्ट ही होना है। हालांकि मेरा अपना अनुभव और मेरी अपनी धारणा अभी भी अडिग है कि एक ईमानदारी के साथ प्रशासन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जा सकता है। आप एक बेहतर सामाजिक योगदान दे सकते हैं। अब मेरा उपदेश बहुत हो गया, अब सीधे आप लोग आनंद से मुखातिब होइए, आनंद से बातचीत करिए। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तैयारी में एक लक्ष्य ये भी था कि किसी दिन ऐसे ही किसी हॉल में बैठ के आपसे कुछ वर्ड सुनूंगा, तो ये इसका भी मैंने 4 साल इंतजार किया है, तो धन्यवाद इसके लिए। अपनी बात शुरू करता हूँ। इसके पहले मुझे एक कविता याद आ गई और अभी याद आई है, और मेरी फेवरेट कविताओं में से एक है ये। अशोक जी की कविता है कि हम छोटे लोग भले अनदेखे बीत जाएं, कोई तो चिन्हेगा कि हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो देखेगा कि हमारे होठों पर कविताएं थीं। तो जो तैयारी है, जो संघर्ष है, पहले संघर्ष की अपनी एक पीड़ा होती है। जैसे मैं कल कह रहा था कि जब यहाँ पे कोई बहुत जोर से हंसना चाहता है तो आपको रोते दिखेगा, और जब कोई जोर से हंसे समझ लीजिएगा वो रोना चाहता है। तो इलाहाबाद में एक विरोधाभास है। विरोधाभास किस बात का है? विरोधाभास है एस्पिरेशंस का, और उस एस्पिरेशंस के पीछे एक अंतरस्ट है। एक ही क्षण में जो आदमी अति आत्मविश्वास में दिख रहा है, उसी क्षण में वो आदमी अल्प आत्मविश्वास में है, वह गड्ढे में है। लेकिन वो दो चीजें दिख रही हैं, पर वो दो जो चीजें दिख रही हैं वह अलग अलग व्यक्तियों को दिखती हैं। तो जो डायलेमा है जो हम सबके अंदर है, ये डायलेमा जिस दिन खत्म होगा तब आपके आंसू निकलेंगे। यही डायलेमा था जो उस दिन हुआ था। तो खैर, बातचीत जब शुरू करते हैं तो ये चैप्टर ही बहुत अलग है। और मैं बातचीत करने जो आया था तो मेरा प्लान था कि मैं इमोशंस पे नहीं जाऊंगा, बट मेरी बातें जो सर ने बोली 2 मिनट, मतलब मेरे लिए बहुत कुछ याद कराने वाला था। फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ी देर बताऊंगा और फिर तैयारी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। मेरा नाम आनंद है और मैंने 2017 में 12वीं पास किया था और 2021 में मैंने बीएससी पास किया। 2017 से 18 के बीच एक दौर था जब मैं कन्फ्यूजन से गुजर रहा था कि मुझे क्या करना है एज ए करियर। एक चीज़ क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विस चाहिए, पर उसमें ग्रेजुएशन में क्या करना है उस पर कन्फ्यूजन थी। चूँकि 12th में नंबर अच्छे थे तो एक आइडिया था कि बीटेक कर लो, जेई की तैयारी कर लो। तो कुछ दिन उसको परस्यू किया, फिर बट उसमें चैलेंजेस आते रहे, तो बहुत सारी दिक्कतें आई, तो वो मुकम्मल हुआ नहीं। बीएचयू में एडमिशन मिल रहा था, वो मैं ले नहीं पाया।
तो 2018 वाला जो टाइम था वो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, पर मैं अपनी किस्मत को वहाँ छोड़ना नहीं चाहता था, मैं उससे लड़ना चाहता था। लड़ना इसलिए चाहता था कि अ, जो मैं एक चीज़ था कि जब मैं छोटा था, 4-5 साल का था, तब से मैं मतलब मेधावी था, मैं बहुत अच्छे जवाब देता था, बहुत क्रूर जवाब, मतलब कोई मेरा मजाक बना रहा हो और मैंने ऐसा जवाब दिया हो 4-5 साल की उम्र में कि वो मौन हो गया हो। तो एक बस तो था कि ये पढ़ने में कुछ ना कुछ तो कर सकेगा। पर मेरे बड़े पिताजी कहा करते थे कि बेटा, जो गधे का बच्चा होता है बड़ा सुंदर होता है, पर जब वो बड़ा होता है तो वो भी वह गधा ही बन जाता है। तुम गधा मत बनना बड़े होकर। जो अभी प्रतिभा है, प्रतिभा को अंत तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रतिभाशाली होना एक बात है, और उसको उस पर कार्य करना, कहा जाता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका टैलेंट जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इन सारी चुनौतियों को, और बचपन से मतलब ये सिद्ध करने का एक वो था कि आपको प्रूफ ही करना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या है। ज़्यादा बोलता था, इसके लिए भी सुनने को मिलता था कि ये, कुछ लोग बोलते थे कविताएं लिखता है तो कवि हो गया है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, और हर चीज़ नकारात्मक अर्थों में। तो उन नकारात्मक अर्थों से निकलकर सकारात्मकता तक पहुंचना था। तो ये जो 20-25 साल थे, ये जो ये इमोशंस थे, ये 4 साल के नहीं हैं, ये पूरे 20 साल के हैं। बचपन से लेकर अब तक एक ही चीज़ झेलता रहा, वह था कि हर दिन खुद को सिद्ध करना है। और इस सिद्ध करने की प्रक्रिया में मैं असर्टिव होता चला गया। वो असर्सन जो है कब ओवर कॉन्फिडेंस में जाके दिखने लगा। आप लोग मेरा संस्कृति वाला जो इंटरव्यू था, मॉक इंटरव्यू, प्लीज देखिएगा। मेरा संस्कृति वाला मॉक इंटरव्यू आप लोग देखिएगा। बादल चटर्जी सर बैठे हुए थे और मेरी ग्रिलिंग हो रही थी, पर उस ग्रिलिंग में भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट ही दिख रहा हूँ। तो बाद में मुझे बोला गया कि तुम्हें कम बोलना है, तो उसको मैंने प्लान किया। तो खैर, एक पल होता है। तो आगे आप लोग जान रहे हैं कि मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूँ। पर इस चयन में जो जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ रहा है वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। तो जो श्रेय है मेरे जीवन का, वो एज अ शिक्षक मैं केवल और केवल विनीत सर को देता हूँ। इनका व्यक्तिगत रूप में, इन्होंने कल मना किया था कि मत बोलना इस बारे में, बट मैं बता रहा हूँ कि रात के 12-1 बजे भी मैंने सर को फ़ोन किया है, अपने सबसे वर्स्ट फेज में सर को फ़ोन किया है। और पिछले 6 साल से मुझे नहीं लगता कि कोई हफ्ता ऐसा बीता होगा जिस हफ्ते में मेरी बात नहीं हुई हो। मेरी बात हमेशा हुई है, और कई बार इनको बिना बताए मैं कॉपी लेके आया हूँ, कई बार मिले नहीं हैं। और एक बात और, जितना इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया है उससे अधिक इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। तो लोगों को लगता है कि आनंद का ही फ़ोन क्यों उठता है। तो आनंद का जितना फ़ोन उठा है, मान लीजिए मेरा 100 फ़ोन उठा होगा, तो आप मान लीजिए 150 फ़ोन नहीं भी उठा होगा। दोनों लगभग बराबर में हैं। तो ये है। तो उसके पीछे एक मैं कहाँ कहाँ पीछा करते पहुँच जाता था। जब क्लास के पहले मैं पहुँच जाऊँ, क्लास के बाद पहुँच जाऊँ, 50 लोग वेट कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ आराम से, जब फ्री हुए तब मैं कॉपी चेक करा रहा हूँ। तो मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा है 7 साल में, और इन्होंने मेरा पीछा भी नहीं छोड़ा। तो और मुझे ये भी पता है कि अगले नौकरी में आने के बाद भी अभी अभी खैर मतलब दुनिया में जैसे मेरे आसपास जो लोग हैं, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुमको और भी कुछ करना है। मतलब सब लोग खुश थे, किसी ने वो मुझे वो नहीं कहा। लेकिन अगर कोई नहीं खुश था तो विनीत सर ही है वो। मतलब यार ठीक है, नायब हो गया, अच्छी बात है, लेकिन यार ये नहीं, यहाँ नहीं रुकना है। और आज से नहीं, जब से पीसेस दे के मतलब मेंस लिख के आया हूँ, उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि मेरा हो जाएगा। मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, और हम लोग को भी पता था, बहुत अच्छे से पता था कि हो जाएगा। पर उस दिन से यही बात, एक बात लगातार चल रही है कि नहीं, आईएएस देना है, आईएएस करना है, आईएएस करना है। तो ये जो इतनी बार बात हुई है कि मतलब होने के बाद भी मैं बहुत अच्छे मोड में उड़ने नहीं गया मैं, मतलब मैं जमीन पर ही रहा, क्योंकि मुझे आईएएस देना है। तो यही बात थी। तो आगे मैं तैयारी बात करता हूँ। तो आप लोग को पता है प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, सबको पता है, राइट। प्रीलिम्स, अच्छा मैं पीसीएस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने 2024 का आईएएस लिखा है, लेकिन आईएएस के बारे में अभी अथराइज नहीं हूँ बात करने के लिए। मैं पीसीएस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस पे ही लीजिएगा इसको, आईएएस पर अप्लाई मत करिएगा। तो पीसीएस का जो प्रीलिम्स है, मेरा पहली बार प्रीलिम्स किया 2023 में। और तब मैंने जो बाजार में प्रचलित किताबें हैं, जो प्रचलित करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, मैंने नहीं फॉलो किया था। उस साल भी मैं आईएएस ही दे रहा था। तो आईएएस की तैयारी थोड़ी ठीक हुई थी, बट 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ था उस साल। तो वो जो 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, तो सांत्वना मेरा पीसीएस निकल गया उस बार। तो पीसीएस मैंने किया क्या था उस बार मैं ये बताता हूँ, और फिर 2024 वाला अटेम्प्ट में क्या किया था वो बता देता हूँ। तो
पीसीएस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है कि आप स्टैटिक जो सेगमेंट है उसकी आप पढ़ाई कैसे करते हैं। स्टैटिक सेगमेंट कौन से आपको पता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, राइट? इकोनॉमी और क्या है? एनवायरनमेंट, राइट? तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप स्टैटिक बुक्स जो होती हैं, जो बहुत बेसिक किताबें हैं बाजार में, आपको कोचिंग से मिली होंगी या फिर आप लोग खरीदे होंगे, तो कोई एक किताब जो है आप उठाइए। और एक साथ में किताब है लूसेंट, बाजार में आपको सबको पता है। इन सारी किताबों को बहुत कायदे से पढ़िए, बहुत सिंपल वे में पढ़िए, बहुत कायदे से पढ़िए और उसके बाद जम के टेस्ट सीरीज लगाइए। प्रीलिम्स पास होने का जो एक उपाय है वह किस सबके लिए काम करता है। दरअसल कुछ लोग बिना टेस्ट सीरीज लगाए भी पास होते हैं, मैं भी पहली बार ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाया था, लेकिन जो एक उपाय है जो आपको जरूर पास कराएगा, मतलब आपकी श्योरिटी बढ़ती जाएगी, वह है आपका टेस्ट सीरीज लगाना। तो पढ़ना अच्छी बात है, बट टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो जो क्लियरिटी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लियरिटी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं 2022 का आईएएस दे रहा था, तो पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। 2019 से मैं पॉलिटी लगातार पढ़ रहा हूँ, पर उसमें एक सवाल आया था संविधान संशोधन विधेयक पे। तो सवाल ये था कि एक स्टेटमेंट था कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लगती है। और जबकि मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब लक्ष्मीकांत अच्छे से मतलब पढ़ा था, उसमें कायदे से पढ़ा था, बट फिर भी जब मैंने सवाल को देखा, मैंने कहा यूपीएससी लिख रही है कि पूर्वानुमति और संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसमें तो जरूरी ही लगता होगा। कॉमन अपना एक जो आपका कॉमन सेंस, क्या कहें, अनकॉमन सेंस है ये तो अब मैंने उसको सही मान लिया स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि यही है ना कि आप देख रहे हो कि संविधान संशोधन विधेयक है, फिर राष्ट्रपति, मतलब क्यों नहीं चाहिएगा, अच्छा लग रहा है सुन के, तो मैंने मार दिया सही। जब आया तो लक्ष्मीकांत ने देखा तो वो गलत था, तो स्टेटमेंट था लक्ष्मीकांत में गिवन। तो किताबें पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा होगा कि किन लाइनों से सवाल बनता है आपको पता नहीं चलेगा पढ़ते पढ़ते। वो पता चलेगा तब जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और टेस्ट सीरीज लगाने मतलब बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज, कम से कम एक टॉपिक पे। जब मेरा पहली बार आईएएस निकला 24 का, तो मैं पॉलिटी पे कम से कम मैंने 20 टेस्ट लगाए थे उस बार। और टॉपिक वाइज ज्योग्राफी 5 टेस्ट, 7 टेस्ट, ऐसे मतलब हर टॉपिक पे मैंने इतने लगाए थे। तो जब मैक्सिमम टेस्ट लगे तब जाके टॉपिक्स पे क्लियरिटी आई और मैं अच्छे नंबर से उसको पास हुआ। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। ठीक है, और एक धारणा है कि पीसीएस में रटना पड़ता है, राइट? है ना कि अच्छा, एक हम लोग भी बोला करते थे कि सर समझ में तो सब आ जाता है पर याद नहीं होता है। सर बताइए मैं कितना तेज हूँ सर, मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ कि मेरी समझ तो बड़ी अच्छी है सर, पर ये वनडे वाले रट पाते हैं, हम लोग तो कहाँ ही रट पाएंगे सर, बताइए, बड़ी समस्या है। तो ये जो धारणा है, इसको बोला जाता है आलस्य, इसको बोला जाता है भ्रम, इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, डिल्यूजन, कि आप अपने आप को एक भ्रम में रखते हैं और ये भ्रम जो है आदमी को बर्बाद कर देता है अंत में। तो इस भ्रम से निकलना है। याद करने के लिए जो पहली चीज है वो है कि आप याद करना ही छोड़ दीजिए। पहली चीज तो यही है, याद करने का जो प्रयास करता है उसे कभी नहीं याद होता। याद कैसे किया जाता है? आपने बाहुबली देखी है? सबने देखा है? तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद होगा सबको। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग बाहुबली जब बैठ के देखा करते थे, मतलब अभी भी देखते हैं, तो कई बार हम लोग म्यूट पे लगा के उसके डायलॉग हम लोग बोला करते थे। ठीक है, ऑब्वियसली मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखा था, हमने थोड़ी लिखा था। तो लेकिन हमें याद है। कैसे याद है? क्योंकि जब आप उसको देख रहे थे तो आप उसमें इतना डूबे हुए थे कि वो आपके मेमोरी में बस गया, जबकि आपने उसको याद करने का प्रयास नहीं किया, राइट? तो याद करने का प्रयास जो है वो नहीं करना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको जब पढ़ाई करनी है तो इतना डूब के पढ़ना है कि चीज़ें आपके ब्रेन में अपने आप पहुंच जाएं। इतनी बार पढ़ना है, इतने इसको नाजुक ढंग से पढ़ना है, उसको इतना एंजॉय करना है कि आपको याद होता चला जाए। जब आप ऐसे पढ़ाई करेंगे आप पाएंगे कि कॉन्सेप्ट्स मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसानी से होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है कई बार, जैसे आपको एक पेज पढ़ने में हो सकता है आप रटने बैठेंगे तो 2 घंटा रटेंगे, मत रटिए, 5 मिनट 7 मिनट पढ़िए, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। जैसे इस बारे में मेरे एक मतलब जीवन में एक बहुत मेरी फेवरेट लाइन है, वो भी सुनाता हूँ कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। पार जाने के लिए आपको डूबना पड़ेगा। तो ये जो किताबें हैं, इन किताबों को रटिए मत, इन किताबों से बैर मत रखिए, इनसे प्रेम करिए, आप जरूर पार पहुंचेंगे। तो ये रहा प्रीलिम्स का। अच्छा, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स भी है, तो करंट अफेयर्स पे जैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग अखबार कर लेते हैं, कुछ लोग मंथली कर लेते हैं, कुछ लोग ईयरली कर लेते हैं। आपको जो वाला ठीक लगे वो वाला करिए, पर यह है कि उसको कायदे से करिए, मतलब उसको छोड़ के मत करिए, मतलब एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, तो इस तरीके से मत करिएगा। जैसे मेरी अपनी रणनीति, चूंकि मैं पीसीएस का मतलब कंसिस्टेंट अभ्यर्थी नहीं रहा हूँ, मेरे लिए आईएएस ही प्रमुख रहा है,
तो मैं लास्ट में एक मैगजीन उठाता था ईयरली और उसको पढ़ के खत्म करता था और उसको कई बार पढ़ के खत्म करना। याद करने वाला तरीका वही पुराना वाला है, बहुत आराम से धीमे धीमे तो चीज़ें हो जाती हैं। तो याद करने का प्रयास नहीं करेंगे तो सब याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा, हो जाना चाहिए। एसओआरटी दरअसल हम सब किसी को पता नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा। 2025 का मेरा ही प्रीलिम्स नहीं हुआ है, पीसीएस का ही। पर ये होता है कि आप हम सब अपनी संभावनाएं बढ़ाते हैं, है ना, हम सब अपनी संभावनाएं बढ़ाते हैं। तो जब आप अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी संभावना बढ़ेगी। इस एग्जाम में आप अपनी संभावना ही बढ़ा सकते हैं अपने, और संभावना बढ़ेगा आपके एफर्ट से। ये संभावना बढ़ाने का काम किया मैंने आईएएस में, सॉरी मेंस में। अब मेंस का क्या रहा मैं वो बताता हूँ, मेरी रणनीति क्या थी और आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने जब कोचिंग किया था तो मैंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई की थी 2019 से 21। तो कभी कभी लगता है कि हिंदी माध्यम लेके गलत कर लिया, लेकिन तब मैं विनीत सर को देख लेता हूँ, तब मुझे लगता है मेरा निर्णय ठीक ही था, गड़बड़ नहीं हुआ था। तो क्योंकि अगर मैंने हिंदी माध्यम ना लिया होता तो शायद सर से भेंट ना हुआ होता, शायद सर से उतनी मुलाकात ना हुई होती। तो अच्छा था वो। तो हिंदी माध्यम में क्लास किया, बट एग्जाम मैंने देना शुरू किया अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में जब परीक्षा देना शुरू किया तो चैलेंज ये क्रिएट हुआ कि कोई नोट्स नहीं है मेरे पास सोर्सेस रिसोर्सेस, और लैंग्वेज भी मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आती है, बट इंग्लिश आने से ये नहीं होता कि आप जीएस जाकर लिख के आ जाएंगे, ऐसे लिख के आ जाएंगे। तो पर उसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है, सीखना, कि जो नहीं आता और एग्जाम के लिए करना है उसको आपको सीखना पड़ेगा। और उसको सीखने के लिए वो आप दिन रात एक करिए, आप अपने मतलब मर जाइए पढ़ते पढ़ते कि मुझे पढ़ना ही है, करना ही है, पूरा जान लगा दीजिए। तो जब जान लगा देंगे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ ना आए। तो हर चीज़ को सीखना पड़ता है जो नहीं आता एग्जाम में। और चूंकि ये आपका निर्णय है कि एग्जाम निकालना है, सफल होना है, इसे आप पर किसी ने थोपा नहीं है। तो जैसे बहुत लोगों ने, जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें लोगों ने कहा कि 4 साल का इसका दर्द है, ये वो फेलियर्स हैं। मुझे फेलियर्स का दर्द नहीं था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे फेलियर्स का पेन नहीं था। फेलियर्स 2 ही बार तो फेल हुआ हूँ, और जब फेल भी हुआ था मैं, एक बार आईएएस का मीन्स 10 नंबर से रुका है, सॉरी इंटरव्यू कॉल 15 नंबर से रुका था, और पीसीएस वाला 30 नंबर से रुका था। तो इतना मतलब मार्जिन ऐसा थोड़ी था कि 700 का है और मैं, और एक चीज और, मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा। मतलब मैं इस भ्रम में नहीं था कि मैं पास हो रहा हूँ। अगर मैं इस भ्रम में होता तब मुझे फेलियर का दुख होता। तो मुझे जब इस बात का भ्रम नहीं है कि मैं फेल हो रहा हूँ, सॉरी मैं पास हो रहा हूँ, तब मेरा खुद पे अविश्वास कैसे होगा। मतलब मैं ये सोचूं कि मैं पास हो रहा हूं और अगर मैं पास ना हूं तब शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस हर्ट हो। बट आपको पता है कि आपका अटेम्प्ट अच्छा नहीं जा रहा है, तो आपकी कमजोरियां आपको पहले से पता है, तो फिर ये भ्रम होगा क्यों। तो फेलियर्स दुख नहीं दिए थे, उसका दुख था ही नहीं। मैं वो अलग बात है, उसको बाद में बताता हूँ। तो मेंस में किया क्या, तो फिर से मैंने अपने नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के प्रोसेस में मैंने मल्टीपल कोचिंग के मल्टीपल नोट्स उठाए, और हर टॉपिक के एक एक दो दो तीन तीन नोट्स उठाए। तो उनको पढ़ता रहा। जैसे पीसीएस 2023 में मैं टेस्ट सीरीज पढ़ के मैं एग्जाम दे आया हूँ। 3-4 साल का मेंस का टेस्ट सीरीज बाजार से उठा के मैं पढ़ के चला गया हूँ पेपर देने, और उसमें मुझे 697 नंबर आए थे। 732 उसकी कट ऑफ गई थी। और उसके साथ एक बात और था कि सीटें बहुत कम थी उस साल, आई थिंक 220 कुछ था, ऐसा कुछ था, मतलब 200 के आसपास कुछ था। तो 200 सीटों में 450 लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया। तो इस बार तो मतलब 27 लोगों को बुलाया गया, तो मतलब बहुत बड़ा अंतर है ना, 450 और 2700। तो उस बार नहीं हुआ, बट नंबर ठीक थे, इनकरेजिंग नंबर थे। मतलब बहुत पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। लाइक मुझे हिंदी में 105 नंबर आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे। 3-4 पेपर में कम थे, बट फिर भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो भी इनकरेजिंग था। मैं अपने ग्रुप में मतलब मेरा सबसे ज़्यादा नंबर थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था, फिर भी अच्छा नंबर है, खुश था जब मार्कशीट देखी तब। और तो आईएएस में भी मुझे ऑप्शनल में, चलिए एक स्टोरी ये भी सुन लीजिए कि ऑप्शनल मैंने 2 जब अटेम्प्ट लिए तो मैंने हिंदी में, मतलब हिंदी साहित्य मेरा विषय था, पर उन दोनों में मेरा प्री नहीं निकला। तो तीसरे अटेम्प्ट में जब एक मेंस में लिख चुका था, चूंकि मेरी हिंदी की कॉपी चेक करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया दिसंबर में। और कुल मिला के मैंने 2 या 2.5 महीने मैंने तैयारी किया पॉलिटिकल साइंस की, और मुझे नंबर आया 248। और उसकी कॉपी चेक करने वाले विनीत सर, पूरा उसका जो भी तैयारी था, मैंने नोट्स भी विनीत सर के ही थे जो हाथ में थे, मतलब इनके पास पड़े हुए नोट्स उन्होंने मुझे उठा के दिए थे, वो मैं उससे मैंने पढ़ाई की, और 248 आए 2 महीने में। सारी कॉपी सर ने चेक की। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिजल्ट आने के पहले हमने कह दिया था कि 258 के आसपास आएगा, और 248 नंबर आया था। तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस की कहानी। तो वहाँ से जब आगे बढ़े आप, तो आईएएस का जब मार्कशीट आई, आईएएस की जब मार्कशीट आई, तो जो ऑप्शनल का नंबर था, सेल्फ स्टडी से 2 महीने में 248, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है।
मतलब मैं ये नहीं कहता शायद किसी ने नहीं किया होगा। उस साल उनका था 278 था, जो टॉपर थी उनका 278 था, जो सेकंड टॉपर थी उनका 261 था, मेरा 248 था। मतलब 2 महीने में करना, और शायद लोग नहीं यकीन करेंगे, इसे पागलपन ही कहेंगे कि लास्ट इतने कम समय में कौन ऑप्शनल बदलता है। और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ा ऑप्शनल है, फिर भी अच्छे नंबर आए थे। तो उसमें तो खैर अप्रोच विनीत सर का ही था, मतलब हम तो केवल डूबर थे, मतलब रास्ता किसी और ने दिखाया, हमने बस उस पर काम कर लिया और अच्छा करके आ गए। तो जो ऑप्शन वो फिर लेकिन उससे एक लेसन और मिला कि अब कैसे में तो 25 वाला जब प्री आया, सॉरी 2024 का जब पीसीएस का मेंस प्री निकला, तो उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि अब मैं इस बार आईएएस नहीं दे रहा हूँ, इस बार मैं पीसीएस दे रहा हूँ, क्योंकि तब तक मार्कशीट नहीं आई थी। तो आईएएस के जीएस पेपर से मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं मिली थी। तो जब मार्कशीट आई तो जीएस पेपर से तब मुझे क्लियरिटी मिली। बट ऑप्शनल मुझे पहले से क्लियरिटी था कि मेरे नंबर बड़े अच्छे आएंगे। तो वो फिर मैंने क्या कि इस बार केवल मैं पीसीएस दूंगा, और इस बार पीसीएस दूंगा नहीं, पीसीएस निकालूंगा, ये मतलब वो था कि मतलब मुझे निकालना ही है। और ये उस दिन लिया गया था जब मैं 2023 का मेंस का रिजल्ट आया। तो जिस दिन फेल हुआ तो उस दिन मेरा एक मतलब मैं लिखता अच्छा हूँ, लिखता रहा हूँ, तो मैंने लिखा था कि ये मतलब मैं हारा नहीं हूँ, मैंने वही लिखा था। और उस दिन डिटरमाइंड था कि मुझे 2024 का पीसीएस किसी भी परिस्थिति में पास करना है। तो सीक्वेंसेस ऐसे बस बनते गए कि बीच में एक आईएएस का भी मेंस लिख लिया, फिर इसकी तैयारी शुरू की। तो इसकी तैयारी में जब गया तो फिर से जो मल्टीपल नोट्स मैंने पढ़े और बहुत सारे नोट्स बाजार से उठाए, तो उससे मैंने खुद के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। और चूंकि मैं कॉन्सेप्ट को कितनी ही बार पढ़ चुका था, 2 बार मेंस लिखने की प्रक्रिया में हर बार आप 2-2 3-3 रिवीजन भी लीजिए, तो जीएस लगभग 4-7 बार 8-10 बार खुद में मैं पढ़ चुका था। तो जब आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो आपको नोट्स क्या बनाना है बहुत अच्छे से समझ में आता है। दोस्त है रिया, उस बार इंटरव्यू देके आई थी आईएएस का, तो उनसे मैंने बात किया कि रिया करना क्या चाहिए। तो सी साइड की आनंद मैंने नोट्स बनाए थे, तुम भी बना लो। तो मैंने कुछ टॉपर्स वीडियोस देखे कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स मेकिंग सीखा, और नोट्स मैंने सारे टॉपिक्स के बनाए। उन टॉपिक्स का नोट्स बनाने के दौरान मैं लगातार टेस्ट सीरीज लिखता रहा, और साइक्लिक टेस्ट सीरीज की 1 हफ्ते में एक पेपर देना है, वो पेपर जाके लिखता था। उस पेपर में नंबर अच्छे आते थे, तो वहाँ से भी लग रहा था कि अब सिलेक्शन के क्लोज आ गए हैं, रैंक अच्छी आ रही थी हर टेस्ट में, लगभग हर टेस्ट में। और फिर रैंक वैंक तो एक तरफ, कॉपी विनीत सर को दिखा रहा था। तो कॉपी देखने के बाद भी इनका सर का भी यही कहना था, और मेरा भी मानना था, और परिहार सर का भी मानना था कि तुम्हारा जो नंबर है वो बहुत अच्छा आएगा, तुम परेशान मत, सिलेक्शन हो रहा है, ये पता था। फिर आया एग्जाम, एग्जाम दे के जब निकला, तो उस दिन ही मैंने पहली बार कह दिया था कि इस बार मैं पास हो रहा हूँ। और पिछले 10 महीने 9-10 महीने से मैं लगातार यही कह रहा हूँ, इस बार मैं पास हो रहा हूँ। तो जब 29 की रात जब रिजल्ट आया, 30 की सुबह जब मैं मंदिर में था, तो मैं वहाँ इसलिए रोया कि जब आप इतने आत्मविश्वास से कोई बात कहते हैं कि हो रहा है, क्योंकि दुनिया बड़ी अनिश्चित है, फिर भी आप इतने आत्मविश्वास में हैं, तो आपके आत्मविश्वास का बचे रहना ये आपके लिए जरूरी था। और आपके चूंकि वो हाथ में नहीं था, रिजल्ट रिजल्ट किसी और के हाथ में था, पर आपको वो आत्मविश्वास वो बचा रहा, तो उसमें किसी न किसी की जरूर कृपा है। और ये मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, तो मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है, मेरा जो कर्म में विश्वास है कि जब आप कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे पक्का पता है। और वो जो कर्म का रास्ता है जो मैंने अपनाया है, मुझे वही ईश्वर लगता है, और जो मेरे वश में नहीं है वही ईश्वर है। तो वहाँ जब वो चीज़ थी, तो वो चूंकि मेरा एक जो मेरा मेरे वर्ड्स थे वो बचे रह गए, इसलिए मैं पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड में फील कर रहा था, वही था। थैंक यू सो मच, यही थी कहानी। और अब आपके कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। आपके कोई सवाल हो तो कोई खड़ा होकर पूछ सकता है। घटना चक्र, अभी मैंने बोला कि जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो एक आप कोई नोट्स पढ़ेंगे, कोई कुछ भी पढ़ेंगे, तो घटना चक्र को मैं प्रोसेस बोलता हूँ। घटना चक्र बहुत रिलेवेंट है, और घटना चक्र नहीं, घटना चक्र जैसे जैसे आईएएस में भी जो आईएएस की पीवाईक्यू उसका सेट होता है, बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि जैसे आप उससे गुजरते हैं तो क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो जितनी बार रिपीट होते हैं, जब उसको आप सॉल्व करते हैं, तो आपको उस प्रोसेस में चीज़ें याद होती हैं, राइट। जितनी बार आप लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो जो टेस्ट सीरीज है, घटना चक्र टेस्ट सीरीज का ही एक प्रकार है, उसका रिलेवेंस तो है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप पीसीएस स्पेसिफिकली दे रहे हैं तब तो जरूर लगाना चाहिए, पर अगर आप आईएएस दे रहे हैं और समय की क्राइसिस है, तब आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाइए, क्योंकि आईएएस प्रायोरिटी हमें हमेशा रखिएगा। अगर आप आईएएस दे रहे हैं तो रख, इसका रीजन ये है कि जैसे मैं खुद भी डर रहा हूँ, बट मुझे यकीन है कि सर मुझे बचा लेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब आप पीसीएस सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे अभी 4 दिन पहले
सर के अलावा और कुछ लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो जो कुछ है इस पर विश्वास केवल कुछ लोगों को था। ऑब्जेक्टिव वाला, मतलब इमोशन वाला मेरे पेरेंट्स को भी रहा होगा, बट ऑब्जेक्टिव वाला जो ट्रस्ट था सर को था। आज सबको है, ठीक है। और जहाँ से आता हूँ वहाँ से जहाँ पहुँचा हूँ, तो अब एक आकर्षण तो फैल रहा है, ये मुझे 4 दिन में दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप जब डिप्राइव्ड होते हैं और अचानक से आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अचानक से जब आप दिखने लगते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि आप इमोशंस में बहेंगे, आप हवा में उड़ेंगे, आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे, प्रसिद्धि ये वो इन सब के जो, तो ये सब आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से। इसलिए जब आईएएस आप दे रहे हो तो कम से कम प्रयास करें कि प्रायोरिटी आईएएस को दें। अगर इस प्रोसेस में पीसेस मिल जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, बट प्रायोरिटी दें। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड थे, पीसेस निकाल लिए, लेकिन निकालने के बाद एक रुक गए। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? तो रुकना नहीं है, रुकना मना है। हाँ, अगला। हम्म, ये जो स्मार्ट स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है, विनीत सर इसके विरोधी हैं, इसलिए मैं भी इसका विरोधी हूँ। ये कोई बेकार की बात है, ये सब स्मार्ट, ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान मत दीजिए। पढ़ाई का जो चीज़ मैं बताना भूल गया, अच्छा है कि आपके प्रश्नों में निकल के आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, जिसकी बात सर मुझसे मतलब पिछले 4-5 साल पहले से करते रहे। और जब शुरू में बताते थे ये बात, मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। मतलब मुझे नहीं पता चलता था एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए मुझे नहीं पता चलता था कि कहा करते थे कि लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ में नहीं आती थी इनकी बात। मुझे लगता था नोट्स में वही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है, अंतर क्या है दोनों में। तो जब उस प्रोसेस से गुजरा, जब आईएएस लिखा, स्पेसिफिकली मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ, जब मैं आईएएस लिखा तब मुझे सर की एक एक कही हुई बात रियलाइज हुई। और जब मैं आईएएस लिखने के बाद जब मैं अपना एक्सपीरियंस जब शेयर कर रहा था, तो उसमें वर्ड्स टू वर्ड सर की ही बातें थी। तो आप जो कॉम्प्रहेंसिव सॉरी आप जो स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी की जगह कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी। कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी क्या है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। जैसे हुआ क्या मेरे साथ 2025 में, आपको बताता हूँ कि साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, आपने देखा होगा पीसीएस का पेपर। तो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत कायदे से नहीं पढ़ा था, ठीक है, बायोलॉजी क्योंकि अक्सर छोड़ते हैं। इस बार केमिस्ट्री और फिजिक्स में सवाल ऐसे थे कि लग रहा था यही आंसर है, आपने बचपन में तो पढ़ाई हुआ है साइंस, तो लग रहा था यही जवाब है। बट उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला गलती था, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो उसमें मैं फंस गया और 3 से 4 सवाल मेरे साइंस के, मतलब एक सेक्शन जिसमें ज़्यादा गलतियां हुई है वो साइंस है, और प्रीलिम्स में बाहर हो गया। खैर मेन रीज़न ये भी नहीं था बाहर होने का, मेन रीज़न था कि 5 सवाल जो है मुझसे, मैंने इस बार 2 जगह विकल्प दिया हुआ था, तो एक बार सही भरा और दूसरी बार मैंने गलत भर दिया। तो 5 सवाल मेरे वहाँ चले गए, मैं 100 सोच रहा था और मैं अचानक से 90 पे आ गिरा। लेकिन एक सेक्शन के रूप में देखा जाएगा तो साइंस अगर मेरा अच्छा होता तो मैं इन गलतियों के बाद भी मैं पास हो जाता। तो अगर आप आईएएस भी दे रहे हैं, आप पीसीएस भी दे रहे हैं, किसी सेक्शन को छोड़ के मत जाइएगा। जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे तो कोई मतलब समस्या नहीं है। लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं, और यूपीएससी या पीसीएस कब कहाँ से पूछ देगा ये किसी को नहीं पता है। तो स्मार्ट स्टडी जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करिए, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी आपको पार लगाएगा। ठीक है। शॉर्ट नोट्स जैसे क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स कभी भी बनाने आप पहले रीडिंग में मत बैठिएगा। अगर पहले रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाए तो आप जो है जीरोक्स लिख देंगे, तो जीरोक्स नहीं लिखना है। शॉर्ट नोट्स बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड होता है, शॉर्ट नोट्स कोई नोट्स नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपना शॉर्ट नोट्स दे दीजिए। पॉइंट ये नहीं कि मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, पॉइंट है कि जो आप मेरे शॉर्ट नोट्स ले भी लेंगे तो आपको वो थॉट्स नहीं आएंगे जो थॉट्स मुझे आएंगे। होता क्या है कि जब आप कोई भी नोट्स है आपका, आप जब उसको 4 बार 5 बार 10 बार जब पढ़ते हैं तो आपको के दिमाग में थॉट जाता है, आपको लगता है आप याद कर रहे हैं, याद नहीं होता है, थॉट जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट का जाना और थॉट का बनना। जब आपके माइंड में थॉट बनता है, फिर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो जो आप शॉर्ट नोट्स को देखते हैं तो जो आपके दिमाग में थॉट बना रहता है वो थॉट रिकॉल होता है। तो जो शॉर्ट नोट्स है वो रटने के लिए नहीं होता, वो होता है अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए। आप उसको रट नहीं सकते क्योंकि इतने फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, कोई रटने बैठेगा। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स थे, जब मैंने खुद बनाया था, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो जब मैं इसको बैठा रटने तो सर को लगा मुझे याद नहीं हो रहा है, सर याद नहीं हो रहा है।
तो सर बोले कि याद होगा भी नहीं, तुमको लग रहा है तुम याद कर लोगे, नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा है ना कि आप याद नहीं कर सकते, पर जब आप लिख रहे होंगे तो थॉट के फॉर्म में वही शॉर्ट नोट्स आपको काम आएगा, ये पॉइंट होता है। तो बाकी जैसे आपके जो नोट्स हैं, आपने जहाँ से पढ़ाई करी, जैसे संस्कृति के नोट्स होंगे आपके, तो आप यहाँ का बैठ के शॉर्ट नोट्स आप बना लिए। इसके बाद जीएस जो है लगातार बदल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। जैसे 2024 के मेंस में इलेक्शन कमीशन के लिए जो लॉ बनाया गया था 2023 में, आप समझ लीजिए लगभग 2 साल 2.5 साल के बाद क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन का आने का कोई तर्क नहीं था, मतलब करंट अफेयर्स की निगाह से देखें और पीसेस के पीवाईक्यूज को देखें तो, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मतलब ट्रेडिशनली वैसा नहीं करते रहे, बट उन्होंने ऐसा किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो हमने क्या किया, तो हम जो अपने इलेक्शन कमीशन का नोट्स बना रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन के नोट्स बनाने के बाद मैंने इलेक्शन कमीशन कीवर्ड सर्च किया, तो इलेक्शन कमीशन का लॉ आया। इलेक्शन कमीशन के लॉ को मैंने अच्छे से पढ़ा, उसका मैंने शॉर्ट्स नोट्स वहाँ पे लिख दिया, बना दिया वहाँ पे नोट्स। तो जब वो आया क्वेश्चन तो मैं मुस्कुरा रहा था। एक स्कीम है पीएम कृषि सिंचाई योजना, मैं उसको जब जब भी मैं इरिगेशन तैयार करता था, मैं उसको जरूर तैयार करता था, हर बार मेरे नोट्स में होता था कृषि सिंचाई योजना। तो जैसे इकोनॉमी के जो टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं, तो साथ में सारी स्कीम्स को उसी में लगातार तैयार करते जाइए। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना मैंने 3 मेंस के लिए तैयार किया, और 2 साल नहीं आया, तीसरी बार आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था पीएम कृषि सिंचाई योजना को देख के, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने बताओ मैंने 3 साल से इसका नोट्स बना रहा हूँ, आज आया है। तो नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए, और पहले बेसिक नोट्स अपने फॉलो करिए, फिर आप थोड़े वीडियोस और देख लीजिए, कुछ और चीज़ ऐड कर लीजिए। जैसे क्या होता है, कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, डेटा है, कई बार कोई स्कॉलर थॉट है, तो वो जब सारी चीज़ें इकट्ठा आती हैं। जैसे राज्यसभा के बारे में प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि राज्यसभा क्या बोलते हैं, नेहरू जी का भी कोट है कि राज्यसभा, मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, अभी मुझे नहीं याद, रिकॉल नहीं हो रहा, अब नोट्स देखूंगा तो रिकॉल हो जाएगा, कि राज्यसभा जो है ऐसा चैम्बर है कि ब्रिज है, ऐसा कुछ करके बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट कोटेशन से है तो वो लिखा हुआ है। अगर राज्यसभा में सवाल आएगा तो उसके इंट्रोडक्शन में या निष्कर्ष में मैं वो कोट लिख दूंगा। जब मैं वो कोट लिखूंगा तो मुझे कुछ तो आधा ही नंबर ज़्यादा मिल सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है ना, बस यही होता है। हाँ, ऑप्शनल को जीएस को मैनेज करना, ये तो मेरी भी चुनौती रही है। जैसे मेरे साथ क्या रहा है कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ, तो मैं जब सुबह से जो टॉपिक शुरू करूंगा, मैं उसको रात को 12 बजे तक भी वही पढ़ना चाहता हूँ। और लोग कहते हैं कि तुम ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। दरअसल जब मुझे मजा आना शुरू होता है, तब तक लोगों का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम हो जाता है। तो मैं ऐसे करता नहीं था, मैं 10 घंटे एक ही चीज़ पढ़ता था। तो मैं डेज डिफाइन करता था, जैसे एक हफ्ते मुझे पढ़ना है ऑप्शनल, तो मैं एक हफ्ते पूरा पूरा दिन लगा के मैं ऑप्शनली खत्म कर लूंगा। खैर ये मेरा तरीका है, आप लोग अगर बैलेंस कर सकते हैं तो करिए। मैं भी बैलेंस करना चाहता था, पर मुझसे होता नहीं है। मुझसे यही होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं सुबह वही शुरू करूंगा, शाम तक वही पढ़ूंगा। अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं केवल प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, और अगर मैं मेंस की कर रहा हूँ तो मैं केवल मेंस करूंगा। मैं इस प्रक्रिया में मैं अखबार भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मुझे अखबार भी मतलब ज़्यादा वो लगता है, मुझे मतलब हेक्टिक लगता है। मैं मेंस के नोट्स बना रहा हूँ, और उसके साथ मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लूंगा उसी टॉपिक जुड़ा हुआ, बट मैं एक एक एक्सक्लूडेड वर्जन में पढ़ाई नहीं कर पाता। मुझे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा चाहिए, और मैं इकट्ठा जब उनको कंपाइल करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को बड़ा सुख मिलता है ये करने के बाद कि आज एक बड़ा काम मैंने डन कर लिया। इलेक्शन का नोट्स बना रहा हूँ, मैं 3 दिन इलेक्शन ही करूंगा, 4 दिन इलेक्शन ही करूंगा, सुबह भी इलेक्शन, शाम भी इलेक्शन। उस पर क्या कहा गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, सारे आर्टिकल जो कुछ अवेलेबल उस पर है, सारी चीज़ें पढ़ के कुछ कुछ वहाँ से निकाल के अपना नोट्स बना लेना। तो ये तैयारी है, मतलब मेरा प्रोसेस है। आप अलग कर सकते हैं, मैं मतलब प्लीज़ मत फॉलो करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब मेरे साथ थोड़ा सा समस्या है। मतलब एक्सट्रीमिस्ट वर्जन हूँ मैं एक इंसान का। क्या होता है कि जैसे मैं जब चाहता था, तो मैं किसी चीज़ को ऐसे चाहता हूँ कि पागलों की तरह, तो मेरा काम जो होता है एकदम मैडनेस से भरा होता है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं, हो सकता है मैं पूरे 10-15 दिन ना पढूं, और अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, पूरी रात पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ये अलग तरीके का है। तो मुझसे पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैंने बोला कि कभी कभी एक भी नहीं पढ़ पाता हूँ, कभी कभी 15 भी पढ़ लेता हूँ, कौन वाला बताऊँ। कोई मतलब मुझे करना है तो करना है, मेन चीज होता है मैं टारगेट से मतलब ओरिएंटेशन रहता है, ये होता है। हाँ, देखिए डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपको तैयारी से प्यार नहीं है। तैयारी से मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका, आप जैसे जब किसी चीज को भूलने का प्रयास करते हैं, भूलने का प्रयास सबसे खराब प्रयास होता है जीवन का। किसी भी चीज को भूलने का प्रयास कभी करना ही नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, बिल्कुल देखिए, कोई समस्या नहीं है। आप जब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा, याद आ गया कुछ कुछ अच्छा, ठीक है बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ।
जैसे क्या हुआ कि मैं एक लोग के साथ बैठा हुआ था, मेरे बड़े अच्छे परिचित थे वो, तो मुझे उदास देखे शाम को बैठा हुआ था, तो बोले क्या हुआ, काहे उदास हो? हम कहा मुझे मेरी लाइब्रेरी की याद आ रही है। तो मुझे मतलब आपको जब किसी और के साथ कोई भी आपके परिचित हो, कोई आपके मतलब कितना भी आपके क्लोज वन हो, आपको उनके साथ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे आपको पढ़ना चाहिए था इस समय। तो मतलब जैसे आप घूमने निकले, आप जिस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हैं आप, तो डिस्ट्रैक्शन में आप चली गई, लेकिन उसके बाद आपको बुरा लग रहा है कि बताओ मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे पढ़ना था। तो मतलब आप इस तरीके से इंडल्ज होइए अपने काम में कि आपको डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट कर ही ना पाए। पिछले साल 16 अप्रैल को बड़े पिताजी का निधन हुआ, तो अब परेशान हुआ मैं क्या करूं, पढ़ाई एग्जाम है, कैसे जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ रहा था। तो ध्यान धैर्य से सोचा, तो लगा कि मैं एक दिन के लिए चला जाता हूं। तो मैं उस दिन गया और देख के, लोगों को उम्मीद थी कि मतलब और लोग, काफ़ी लोग बोले कि तुम आए नहीं, ये नहीं। मैं फिर सुबह चला भी आया, मतलब देख के फिर वो लोग चले गए बनारस और मैं घर चल इलाहाबाद चला आया। तो मेरे लिए ये पीड़ादायक था इलाहाबाद आना, मतलब बहुत से ऐसे मोमेंट्स जो मैंने मिस किए हैं। मैं 4-5 साल में बहुत क्लोज, मतलब बहुत सारे मैंने इवेंट्स छोड़े हैं सोशल। मैं 4 साल से होली पे घर नहीं गया हूँ, पिछले दिवाली पे घर नहीं गया हूँ। तो जब होली और दिवाली सुख मुझे नहीं दे पा रही है, तो इसका मतलब है कि मतलब आपको यहाँ ही इंडल्ज रहना है। सिलेक्शन हुआ फिर भी मैं घर नहीं जाना चाह रहा था, आज लेकिन जा रहा हूँ। सर लोगों ने इतना डांटा है कि मुझे जाना पड़ रहा है, विनीत सर ने भी डांटा है झूठ बोल रहा हूँ। सर ने बोला जो तुमको करना है करो, बट सर ने बोला कि फिर भी तुमको जाना चाहिए, तो सबने बोला कि तुमको जाना चाहिए। बट मैं इमोशनली जो है मैं इलाहाबाद रहना चाहता हूँ और मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ। इस समय मेरी प्राथमिकता ये है कि जो इलाहाबाद में मेरा समय बचा हुआ है, मैं उसको पूरी तरीके से जी लूँ और पूरी तरीके से पढ़ लूँ। मुझे नहीं पता है नौकरी माने के बाद मैं पढ़ाई कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊंगा, बट ये जो टाइम है गोल्डन पीरियड, जो 4-6 महीने जो भी बचे हुए हैं मेरे पास, इनमें मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ बस इसलिए कि मुझे पढ़ना है, आप समझ रही हैं? मैं दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूँ। हाँ। तो इस तरीके से इंडल्ज हुई है कि डिस्ट्रैक्शन काम करे ही ना। जब जैसे कोई ऋषि थे, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका, कि जब वो अपनी तपस्या में रहे थे, तो मेनका जब आकर उनके सामने नाच रही थी, तो मेनका की तरफ वो नहीं देख रहे थे, अपनी ध्यान की तरफ देख रहे थे। इस तरीके का ध्यान लगाइए। हाँ। नहीं देखिए, ठीक है, इंटरेस्ट और हॉबी, लोग कहेंगे कि इंटरेस्ट और हॉबी के लिए समय निकालना चाहिए। मैं कविताएं लिखता रहा हूँ, मैं उपन्यास बहुत पढ़ता रहा हूँ, पर पिछले 3 साल से मैंने कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है। कविताएं लिखना भी लगभग लगभग छूट गया है, कभी कभी लिख देता हूँ, मन आता है तो। बट जैसे मैं पहले लिखा करता था वैसे अब नहीं लिख पाता। एक चलिए आप बात आपको बता देता हूँ कि मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव मतलब राइटर था, बहुत लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था। तो ऐसे सोचते सोचते एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे बर्बाद कर रहा है। तो 5 जनवरी 2023 को मैं रात में एक वेब सीरीज देखा 3-4 बजे तक, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं फेसबुक से हट रहा हूँ। तो उस दिन मैंने फेसबुक डिलीट किया, और एक एक निर्णय और था, एक मतलब इसमें वो भी था कि मैं फेसबुक अकाउंट तब बनाऊंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा। तो मैंने रिजल्ट आने के एक दिन पहले फेसबुक अकाउंट बनाया था, क्योंकि मुझे ये भी पता था मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ। तो मतलब वहां से फेसबुक छोड़ा था, तो डिस्ट्रैक्शन मैंने छोड़ा, और उस दिन के लिए छोड़ा था कि मैं सफल हो जाऊंगा तब ज्वाइन करूंगा। और मैंने मतलब एक दिन पहले बनाया क्योंकि मुझे पता था मैं सफल हो रहा हूँ, ये बात था। ठीक है, आप समझ गई? और क्या था आपका जीएस ऑप्शन, क्या है किसी का था, करंट अफेयर्स? अच्छा। देखिए, मैंने आपकी कोचिंग की मैगजीन देखी नहीं है, ठीक है। एक दूसरा कि अ, मैंने कभी सीमाएं नहीं बांधी किसी चीज के लिए कि मैं इस पे स्टक कर जाऊंगा। मेरे लिए था कि मुझे कंटेंट कहाँ से मिल रहा है। मैं कोचिंग की मैगजीन तो मंथली मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मंथली मैं पढ़ता हूँ अलग तरीके से पढ़ता हूँ। जैसे पीसीएस के लिए तो लास्ट में आई दृष्टि प्री के लिए उठाता हूँ। मेंस के लिए क्या है कि कुछ ये सब मैगजीन जो है, पीसीएस वाली जो ट्रेडिशनल मैगजीन थी वो उसको कवर नहीं करती हैं, आईएएस की मैगजीन ही कवर करती है। तो जैसे जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई टॉपिक वाइज ही चलती है, तो उसमें उसके दौरान मैं जैसे मैगजीन के थ्रू गया, अगर उसमें कुछ गिवन है तो वहां से निकाल लूंगा, गूगल पे देख लूंगा, 3-4 जगह के साइट्स देख लूंगा, न्यूज देख लूंगा, मैं अलग अलग वेबसाइट को सर्च कर लूंगा। तो वो इस तरीके से तैयारी करता हूँ। एक चीज मैं आपकी इस बात में और जवाब दे देता हूँ कि पेपर 5 और 6 पीसेस कौन कौन दे रहा है, पहले ये बता दीजिए आप लोग। तो पेपर 5 और 6 पे मैं अपनी रणनीति बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट है और लोगों से। पेपर 6 स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। पेपर 6 में है इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और साइंस ना, और भी कुछ होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है।
बट इतनी चीजें हैं, तो उसको मैंने कैसे तैयार किया था मैं ये बता देता हूँ। 5 और 6 में मैं बाजार से कोई एक नोट्स उठाइए, कोई एक नोट्स बाजार से उठा लीजिए और उस पर लग के उसको पढ़ तैयारी करिए, क्योंकि जो मल्टीपल नोट्स हैं लगभग सेम चीजें लिखे हुए हैं, तो एक को उठाइए तैयारी कर लीजिए। लेकिन इतने से सफिशिएंट होगा नहीं, तो इसके साथ आपको ऐड करना चाहिए। जैसे सरकार का इस बार इकोनॉमिक सर्वे आया है, उत्तर प्रदेश में पहली बार आया है सर्वेक्षण, आप उसको तैयार करिए। आप उत्तर प्रदेश का बजट तैयार करिए। आप उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसीज हैं उनको तैयार करिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पिछले बार आया था उत्कर्ष के 8 वर्ष। उत्कर्ष के 8 वर्ष को जब मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो खैर इसमें एक बात पहले पहले ये बता देता हूँ कि जब आपका GS3 का जो नोट्स होता है उसका जो बेस होता है इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे से इतने डेटा जाते हैं कि सर्वे के आधार पर ही नोट्स बनाए जाते हैं, उसको थोड़ा सिंपल करके थोड़ा आसान बना के सर्वे से ही डेटा बना मतलब नोट्स बनाए जाते हैं। तो उस तरीके से जब मुझे वो मिला उत्कर्ष के 8 वर्ष, तो उत्कर्ष के 8 वर्ष का जो डेटा सेट था उसको मैंने सिंपल करके नोट्स बनाया और उस नोट्स को मैंने कर लिया तैयार। तो जब आप 5 और 6 लिख रहे हैं तो जो बेसिक आर्गुमेंट है वो आपका GS 1 2 3 4 से ही आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ यूपी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से अलग नहीं है, हिस्ट्री ऑफ यूपी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अलग नहीं है, समझ रहे हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, स्कीम्स हैं, वो लगभग सेम ही है। तो उत्तर प्रदेश में अलग क्या है, तो उत्तर प्रदेश की अपनी स्पेसिफिक पॉलिसीज, अपनी स्पेसिफिक लॉज, अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, राइट। तो उन प्रोग्राम्स का जब मैंने डेटा तैयार किया, तो वो जो आर्गुमेंट मैं जब दे रहा था तो उसके बेस में वो वर्क कर रहा था फॉर सब्सटेंसिएशन। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आजकल एक कीवर्ड वाली आंसर राइटिंग हो रही है, तो वो जो स्मार्ट आंसर राइटिंग कही जाती है कि स्मार्ट स्टडी वाले स्मार्ट आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो वाला एक चल रहा है। तो स्मार्ट आंसर राइटिंग जब मैं कर रहा था तो मैंने सर को दिखाया, तो सर मुझे बोले कि ये देखो स्मार्ट नहीं, ये सुपरफिशियल है। कई बार जिसको आप स्मार्टनेस समझ रहे होते हैं, स्मार्टनेस दरअसल एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, राइट। कि अब किसी को लग रहा है कि यही स्मार्टनेस है, बट हो सकता है वो गधापन हो, तो पता न चल रहा हो, तो उसका भी एक अलग मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो जब वो आंसर दिखाया तो कहा गया कि तो ये गधापन है जो तुम कर रहे हो, तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी गई। तो जब उसको सॉल्व किया, जब मतलब उसको मैंने सब्सटेंशिएट किया, थोड़ा लिखा। मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे उतना ध्यान नहीं देता था, मुझे लगता था बॉडी ज़्यादा जरूरी है। तो जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ध्यान दिया तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आई। कुछ कॉपीज है, मैं मतलब अभी याद नहीं आ रहा, जैसे कल लिखा था, मैं बता, एक मुझे कल एक लोग को कॉपी दिखा रहा था तो मुझे अभी याद आ गया, तो मैं बता दे रहा हूँ। एथिक्स का एक क्वेश्चन था लीडरशिप पे, तो उसका जब मैं निष्कर्ष लिख रहा था तो उसका लिखा था कि अ लीडर ही इज हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। कि नेता वह है जो रास्ता जानता है, रास्ता दिखाता है और उसी रास्ते पर चलता है। ये मैंने निष्कर्ष लिखा था। तो मैं पहले जब हल्के निष्कर्ष लिखा करता था तो उसमें नंबर नहीं आते थे, और जब मैंने निष्कर्ष पे थोड़ा काम किया, अलग अलग चीजें, अलग अलग डेटा, एक क्वेश्चन मुझे, एक निष्कर्ष मुझे अपना लिखा हुआ और याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा हुआ था, और मैं पढ़ के गया हुआ था, एक पॉलिसी आई थी सरकार की, बायो इथ्री करके ऐसे कुछ आया था, बायो इथ्री पॉलिसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सवाल पूछा यूपी गवर्नमेंट पे। मैंने उसके कंक्लूजन में लिखा कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट बायो इथ्री पॉलिसी विच इज क्रिटिकल फॉर द बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट। इसके आगे लिखा कि यूपी गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द सच पॉलिसी फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। मतलब कि बायो थ्री पॉलिसी केंद्र सरकार लाई हुई है, ऐसे ही एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लाए और उसको इम्प्लीमेंट करे तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सकता है। अब मैंने बायो थ्री पढ़ के गया था और बायो थ्री पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मुझे बायो थ्री इस क्वेश्चन में याद आ गया और मैंने उसको वहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। जब पढ़ाई करेंगे तो आप जब ये स्किल सीखेंगे कि कौन सा डेटा कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस चीज को किसी और ने यूज किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब बायो थ्री मैंने कहाँ पढ़ा हुआ है, उस आया भी नहीं है, फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये वाला स्किल जो है कि जब आप लिमिटेड भी पढ़ाई करेंगे और जब उसको आप बेटर तरीके से यूज करना सीख जाएंगे, स्किल आ जाएगा आपके अंदर, आप खेल के आएंगे। और यही कॉन्फिडेंस दे रहा था कि सिलेक्शन हो रहा है। तो 5 और 6 की मेरी यही रणनीति थी। तो हाँ, तो नहीं उसमें एक दो चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे एक पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, यूपी स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2021 टू 2030, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। 2023 में उस पर क्वेश्चन पूछा था। और इसके साथ था कि यूपी एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 टू 2030, इस पे मैंने नोट्स बनाए थे पढ़ के, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ के नोट्स बनाए थे। इसके बाद मैंने क्या किया था कि यूपी सरकार की बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं, मंत्रालयों के अलावा बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं जो काम करते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट है। यूपी सरकार के डिपार्टमेंट की वेबसाइट कई बार नहीं चल रही होती है, उस पर अपडेशन कम हो रहा है,
लेकिन ये जो कॉरपोरेशंस हैं इन पे बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। तो इन वेबसाइट्स पर जो स्कीम्स लिखी हुई हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, उन स्कीम से भी सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं। आप जब नोट्स बनाएं तो एक कोई पहले नोट्स पढ़ लें, उसके बाद पॉलिसीज पढ़ लें, स्कीम्स पढ़ लें, ये सब पढ़ें। उसके बाद सारे मंत्रालयों की वेबसाइट आप पढ़ लें। जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूँ कि 2023 में आया कि दिव्यांगों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये किसी नोट्स में नहीं लिखा था। और मैं एक रात को सोने जा रहा था तो मैंने उत्तर प्रदेश की दिव्यांग वाली जो मिनिस्ट्री, दिव्यांग मिनिस्ट्री जो भी उसका सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मैंने उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट मैंने खोली थी, उस पर 5-7 स्कीम लिखा हुआ था और मेरे दिमाग में मुझे उस समय 2 या 3 याद आ गया। तो नहीं से कुछ तो बेहतर ही होता है। तो मतलब आप जब ये चीज़ें करेंगे तब आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होंगी। तो यूपी पेपर 6 इस समय सबके लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इस बार का पेपर और अलग आया है, पर आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? आपका चुनाव है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ना जरूर चाहिए। पर जो मैं नहीं पढ़ पाता था मतलब मैं जीएस में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाता था कि मुझे अखबार भी अच्छा नहीं लगना बंद हो गया एक समय के बाद। तो मैं जी अच्छा मैं आर्टिकल्स में पढ़ लेता था जो रिलेवेंट होते थे, बट अखबार में डेली नहीं देख पाता था, ये सच है। क्योंकि जब प्रीलिम्स या मेंस जब लगा होता था तो मुझे लगता था कि सुबह मैं उठूं तो पहला मैं टॉपिक शुरू करूं, क्योंकि जब उसमें आप शुरू कर देंगे, जब अच्छी शुरुआत होगी तभी अच्छा अंत होगा। तो शाम तक पढ़ते पढ़ते बहुत सारा आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। और कोई? आईएएस मेंस कैसे टैकल किया था? आईएएस मेंस कैसे टैकल किया था, ये बड़ा मतलब लेंदी सवाल है, क्योंकि 3-4 साल का प्रोसेस था। तो कुल मिला के मेरे पास 2-2.5 महीने का समय था, उसमें मैंने ऑप्शन बदला हुआ था, ठीक है। और जीएस चूंकि पहले वाले बताया मैं टेस्ट सीरीज से मैंने लिखा था, तो इस बार मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो मैंने बाजार से कुछ नोट्स उठाए जो छोटे छोटे सिंक्रोनाइज नोट्स थे, उनको मैंने बेस बना लिया एक। इसके बाद आपको मैंने बताया मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है, और एक मेंस में ऑलरेडी लिख चुका था, तो टेस्ट सीरीज भी मैं पढ़ता रहा हूँ। उसके मेरे पास अलग पीडीएफ बना हुआ है, मैं अभी भी उसको पढ़ता हूँ। तो टेस्ट सीरीज थोड़ी पढ़ी है, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस, और इन सब के बाद जो एक चीज़ है कि हम लोग बैठ के ना ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत किए हैं बैठ के। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि आर्गुमेंटेशन किए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखे। सर का एक नोट्स पढ़ा हुआ था एथिक्स का, जैसे मैंने जो मेरा जो एथिक्स का नोट्स जो मैंने पढ़ा था उसमें से एक सवाल नहीं आया था, शायद गैक्ट हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता, बट डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं आया था। सर के नोट्स थे अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड इथिक्स के, सर ने बनाया हुआ था, 10 साल पहले के नोट्स हैं। तो उसमें क्या था कि आर्गुमेंट्स बहुत सारे गिवन थे, और जब मैं एथिक्स लिख रहा था तो मुझे अपने 150 पेजेस नहीं याद आ रहे थे, सर के भेजे हुए 20 पेजेस याद आ रहे थे। उसके बेस पर मतलब थॉट बने उस पर, क्योंकि हमने बात भी किया हुआ था पहले। तो उस पर जब थॉट बने तो क्लासरूम में मतलब जब एग्जाम हॉल में था, तो मुझे अगर उस दिन रियलाइज हुआ एथिक्स लिखते हुए कि अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ काम आया है तो वो काम आया है। और इसके बाद अलग अलग चीज़ों का अलग अलग था नोट्स, मैंने बताया कुछ एक जैसे कुछ सब्जेक्ट में मेंस 365 रख लिया था, जैसे इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, पॉलिटी में, इन सारी चीज़ों में मेंस 365 रख लिया था। इन सारी चीज़ों में मेंस 365 रख लिया था। और मैंने चूंकि मेरे पास समय कम था तो मैंने कहा कि अब मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच रहा हूँ, जो गिवन चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ूंगा, उन्हीं को पढ़ के जाके मैं प्रयास करूंगा कि मैं लिख के चलाऊं। और पेपर 3 में मेरे 85 नंबर थे, जो अभी तक मैं जिनको जानता हूँ पेपर 3 में मतलब मेरे दोस्तों में 80 किसी ने नहीं पार किया, मेरे 85 थे। और पेपर 3 में मुझे 5-7 सवाल से ज़्यादा मुझे आ भी नहीं रहा था, उस कंडीशन में 85 थे। मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था 2022 और 23 का जो पेपर है, सॉरी 23 और 24 का जो मेंस का पेपर है, आप 22 का देखिएगा, आपको महसूस होगा कि ये सारे पेपर से डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। तो उन पेपर्स में मतलब बैठना भी मतलब मुझे इसलिए कुछ नहीं पता चल रहा था मेंस के बारे में, क्योंकि इतना डिफिकल्ट था वो कि उस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल था। तो मैं किसी तरीके से मैं इस पेपर को बस लिख के आ गया, मेरी विजय यही थी। तो लेकिन ऑलमोस्ट सारे पेपर में नंबर ठीक ही आए थे, एवरेज नंबर आए थे, बट फिर भी सिलेक्शन सिलेक्शन होता है। और कोई सवाल? हाँ, देखिए जैसे मेरे साथ जो समस्या रहा है, आईएएस प्री नहीं मेंस नहीं निकला, भैया का सवाल था अभी उसी में ये भी आ गया कि एसए में ही मेरे नंबर खराब थे, 75 आए थे, और पीसीएस में भी एसए में खराब नंबर थे। उसका कारण यही था कि लैंग्वेज बदलना। अगर मैंने मतलब तैयारी किया होता तो मतलब वो उतना फाइन आया नहीं था लैंग्वेज। अभी बीथिक्स का एसए में समस्या है मुझे थोड़ी सी। तो एसए में जैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो कंटेंट तो आपको वही यूज करना है, लेकिन ऐसे कंटेंट के बारे में है नहीं, ऐसे कंटेंट से ज़्यादा है। आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
तो पहले आप लिखिए। आप जब लिखेंगे तो आपको कंटेंट की डिमांड समझ आएगी, और जब कंटेंट की डिमांड समझ आएंगी तो वही जीएस वाला कंटेंट आपको इस्तेमाल करने में आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा लिटरेरिकल चीज़ें हैं, थोड़ा साहित्यिक चीज़ें। अब चूंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य मैं अपने अंग्रेजी वाले निबंध में उस तरीके से यूज़ कर नहीं पाता, मतलब पूरी तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर रिक्वायर्ड होता है, बट उतना मैं कर नहीं पाता। थोड़ी समस्याएं हैं मेरे साथ, उस पे काम करूंगा। बट फिर भी आप कंटेंट वही रहता है, लेकिन कंटेंट से आगे है। आप समझिएगा इस बात को कि कंटेंट के बारे में नहीं है, मतलब निबंध निबंध कंटेंट से आगे है, स्किल है ना। बहुत ज़्यादा जैसे पिछले बार के जो टॉपर हैं शक्ति दुबे जी, उनका 100 आया था निबंध में। अगर आप उनके अच्छे नंबर आए होते इससे में, मतलब कमाल का। और हिंदी मीडियम में मेरे कितने ही दोस्त हैं, जैसे उमेश मेरा एक दोस्त है, उसका निबंध में 120 आया था, मेरे 75 आए थे। और उसका ऑप्शनल में 180 आया था, मेरा ऑप्शनल में 248 आया था। यानी अगर उसको ऑप्शनल में 248 मिल गया होता और मुझे ऐसे में 120 मिल गया होता, हम दोनों पास हो गए होते। बट ऐसा होता है नहीं ना। तो यही है, आप लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए निबंध की। आप हिंदी माध्यम के हैं ना, तो हिंदी माध्यम के लोगों को ऐसे में नंबर पाने के चांसेस ज़्यादा हैं। कारण नॉलेज है, बट नॉलेज से ज़्यादा बड़ा कारण ये है क्योंकि आपकी ये नेचुरल लैंग्वेज है, तो आपकी भाषा है। पर आप लिखिए लिखिए, हर संडे को कम से कम एक निबंध लिखिए। सब लोग एक निबंध लिखा करिए। और निबंध नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कम से कम एक थॉट किसी चीज़ पर आप लिख रहे हो, किसी सामाजिक चीज़ पर लिख रहे हो, तो आप जैसे मैं मतलब लिखता रहा हूँ, मैं सामाजिक मुद्दों पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं लिखता रहा हूँ। लेकिन पहले मैं निगेटिवली लिखता था, तो जब सर देखे तो मतलब उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। तो अगर आप समस्या बतानी है कि इस देश में भूख है, इस देश में महंगाई है, इस देश में गरीबी है, किसी नहीं पता है ये, मतलब ये सब कोई जानता है। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट ये है। आप जो अपना जो विचार करने की क्षमता है आपकी, अपनी विचारात्मक क्षमता को आप पॉजिटिव दिशा में ले जाइए। दरअसल मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वालों को देखता हूँ, तो मैं बहुत लोगों से मेरी जब बात होती है तो मुझे बहुत लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जिनको केवल समस्याएं दिख रही हैं। समस्या दिखने में नहीं है, समस्या है कि समस्या का समाधान कैसे निकले। आप जब तक समस्या का समाधान नहीं लेकर आएंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं। समस्या देखने के लिए किसी विशेष दृष्टि की जरूरत नहीं है। आप 2 मिनट बैठिए, नजर ऊपर नीचे घुमाइए, आपको दिख जाएगा कि समस्या है। समस्याएं सबको पता है, आप समाधान खोजिए जितना ये। और ये भी इन सरकारी का हुआ विषय है, मुझे इंस्टेंस याद आ रहा है। क्लास में बैठा था, सर ने बोला कि जैसे मैं हमेशा ऐसी समस्या पर बात करता, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो सर का स्किल था, कहना था कि समस्या तो सबको पता है, कौन नहीं जानता है, पर आप अधिकारी जब बनना चाहते हैं तो अधिकारी समाधान लेकर आएगा, आप समाधान लेकर आइए। और मैंने इसको सीरियसली ले लिया था। ठीक है, और कोई? हाँ, 2026 का दिन है ना, दिसंबर में है, तो अभी आपकी कोचिंग खत्म हो गई है, जुलाई में खत्म हो गई है। ठीक है, तो जब तक जुलाई तक चल रहा है तब तक जुलाई तक प्री और मेंस दोनों लेके चलिए, और कम से कम 1-2 महीने मेंस और करिए। अगस्त तक तो करिए ही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है, 3-3.5-4 महीने सफिशिएंट रहते हैं। इससे ज़्यादा जो तैयारी करते हैं लोग, तो प्री निकल भी जाए तो क्या मतलब। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कुछ दोस्तों को, एक बार तो यही सवाल था कि मतलब अगर आप प्री निकाल भी लेते हो, जैसे आप अगर आप मेंस आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो बहुत लोग हैं जो इलाहाबाद में 10-10, 12-12 प्री निकाल चुके हैं। तो प्री निकालना मतलब जरूरी है, बट प्री निकालना उपलब्धि नहीं है। अंत में आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं प्री निकालने का। जब वार प्रहार करिए ना, तो पूरी तैयारी के साथ करिए। कभी भी कमजोर तैयारी के साथ प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमजोर तैयारी ना अंत में आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो मेंस की थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा जितना करते बनना है। समस्या देखिए पहले अटेम्प्ट में फेल होने में नहीं होता है, दूसरे में भी नहीं होता है, समस्या तीसरे में शुरू होती है। जब आप तीसरे अटेम्प्ट में आपका नहीं निकलेगा ना, तब आप, जैसे लोग बोलते हैं कि कब तक तैयारी करोगे, ट्रस्ट मी, लोगों से पहले आपका बैकअप पैक करने का मन करेगा। जैसे 2-3 बार जब नहीं होगा तो घर वाले ना बुलाएं, आपका मन होगा कि अब बैग पैक करते हैं, घर चलते हैं। क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, आपसे नहीं कहा जाएगा तब भी आपको पता होता है। जैसे मैं आईएएस देने आया था, मेरे माँ पिता ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम ये एग्जाम दो, ये मत दो। अगर मैं पीसीएस न देता तो मुझे जबरदस्ती नहीं किया गया था देने के लिए, मैं आईएएस अकेले दे सकता था। पर आपको दिखता है ना, आप तो सेंसिटिव हो ना, आप उन सारी चीजों से रूबरू हो रहे हो, तो जब आपको अपनी समस्याएं पता है तो समाधान में तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने देना शुरू किया। तो तैयारी करिए और लग के करिए, और इस तरीके से करिए कि आपका आत्मविश्वास न टूटे। फेल होने से मतलब नहीं है, मतलब है आत्मविश्वास बचने से। कि आप, मैंने जो बात कही कि आपको पता है कि आप पास हो रहे हो कि नहीं,
जब आप ये कहोगे कि मैं पास हो रहा हूँ, आप पास नहीं हो पाओगे। ट्रस्ट मी। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। जैसे मैं लोगों से कहता रहा कि मेरा हो रहा है, अगर ना होता तो मुझसे कोई क्या ही कह देता, पर अगर ना होता तो मेरा मन मुझसे क्या कहता, ये मैं सोच रहा था। आप समझ रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे जवाब दे पाऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, जबकि आप 9 महीने से रोज कह रहे हो कि हो रहा है। आप डेली यही कह रहे हो कि आपको इस बार हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो इतना कहने के बाद अगर नहीं होगा तो आपका मन आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरे पता नहीं आपको कितना मारेंगे, बट आपका मन आपको बहुत मारेगा। तो मन से बचिएगा और मन को थोड़ा तोड़िए और जम के मेहनत करिए, ठीक है। देखिए, चैट जीपीटी यूज करना कोई गलत बात नहीं है, जरूर करना चाहिए। पर चैट जीपीटी वाला बन जाना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। जैसे चैट जीपीटी लास्ट रिजॉर्ट है, पहले किताबें पढ़िए, थोड़ा मैगजीन्स उठाइए। दरअसल क्या होता है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, कभी सोचे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ। चैट जीपीटी या इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भी है, वो तो गूगल से भी मिल जाएगा। चैट जीपीटी वर्क करता है, उसका एक डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। आपके पूछे गए हर एक सवाल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, कुछ ऊर्जा का दहन हो रहा है, राइट। तो आप एक सवाल चैट जीपीटी से पूछ के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं पहले से तो इससे बचिए। खैर, मजाक कर रहा था। बट पॉइंट ये है कि चैट जीपीटी यूज करना चाहिए, नो डाउट। बट चैट जीपीटी प्रोसेसिंग करता है, समझ रहे हैं। चैट जीपीटी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज अबाउट द प्रोसेसिंग। जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं तब आप इंटेलिजेंट बनते हैं। डेटा याद करना इंटेलिजेंस नहीं है, डेटा को प्रोसेस करना इंटेलिजेंस है। तो आप जो अपना इंटेलिजेंस एआई को हैंड ओवर कर देंगे तो आप गधा बन जाएंगे और एआई ब्रिलियंट बन जाएगा, राइट। तो आपको इंटेलिजेंट बनना है तो पहले तो अपने खुद पर रगड़िए, खुद पे सॉल्व करिए, लास्ट में चैट जीपीटी को यूज करिए और उससे चीजें निकलवाइए। बट किताबों को छोड़ के कोई, हो सकता है लोग सेलेक्ट हो जाए, मैं ये भी जान रहा हूँ, बहुत लोग होते होंगे, स्मार्ट लोग हैं दुनिया में, मैं उनसे डिफर नहीं करता। बट हम लोग जहां से आते हैं ना, वहां पे मेहनत करना होता है। आज मान लीजिए जैसे कोई आईआईटी से पास आउट है, वो चैट जीपीटी यूज कर रहा है, बट वो आईआईटी से पास आउट है, उसने आईआईटी तक जाने के लिए बहुत रगड़ा हुआ है, बहुत मेहनत किया होगा, बहुत उसने अपना दिमाग चलाया होगा। तो उसके दिमाग के सारे जो ग्लासेस हैं ओपन हो चुके हैं। बट हम आए हैं बीए करके फलाने डिग्री कॉलेज से, अब फलाने डिग्री कॉलेज में हम केवल कुंजी पढ़ के परीक्षा दिए हैं, तो हमारे दिमाग को कभी खुलने की जरूरत तो पड़ी नहीं है। तो हमारे दिमाग को खोलेगा कौन? एआई। एआई आपको बंद करेगा। एआई स्मार्ट लोगों के लिए है, जो सच में स्मार्ट, जिन्होंने अपना दिमाग खोल लिया है। तो पहली समस्या ये है कि अपने आप दिमाग को ओपन करिए। ओपन टू व्हाट? ओपन टू आइडियाज। व्हेन यू थिंक फॉर अ प्रॉब्लम, व्हेन यू गेट अ सॉल्यूशन, देन यू बिकम द ब्रिलियंस। एंड जब आप मल्टीपल चीजें सोचेंगे, मल्टीपल चीजों पे बात करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका इंटेलेक्चुअल अपने आप बढ़ेगा। और जब आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, किसी एक दिशा में भी बढ़ रहा है, आप यकीन मानिए कि आप महसूस करेंगे कि अलग अलग दिशाओं में भी आपका ब्रिलियंस बढ़ रहा है। जब मैं हल्की कविताएं लिखा करता था तो मैं पढ़ने में भी नहीं अच्छा था, और जब मैं अच्छी कविता लिखना शुरू किया, मतलब मेरा तैयारी मेरी अच्छी होती गई। तो आपका जो स्कॉलरली एटीट्यूड है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक आधे घंटे से, तो ये बात करने की मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, ये पढ़ते पढ़ते ही चीजें हुई हैं। तो जब आपका मतलब एक तरफ आप कार्य करते हो अपने व्यक्तित्व पे, तो आपके व्यक्तित्व के सारे जो आयाम हैं वह विस्तारित होते हैं, और आयामों को विस्तारित करना ही लक्ष्य है। कि जब आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और एक बहुत आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर चढ़कर बात कर पाए। अदरवाइज वहां से यहाँ आने में, जब कोचिंग के दौर में था तब भी मैंने बोला है, बट पैर कांप रहे होते थे, और मैं कई बार मैंने बकवास किया है, ठीक है। तो बट आज नहीं कर रहा हूँ बकवास। क्यों? क्योंकि अपने व्यक्तित्व पर, अपने आप पर जब आप काम करते हैं, आप हर जोन में इंप्रूव होंगे। कार्य करिए। और कोई? पहले प्री निकालना चाहिए, फिर मेंस निकालना चाहिए। मैं इंटरव्यू का सवाल, इंटरव्यू को पहले मैंने कभी नहीं सोचा था। इंटरव्यू जब मेरे सर पे पड़ा, और मेरा पहले दिन, पहले फेज में मेरा पहला इंटरव्यू था, मतलब पहला ही दिन था। तो अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि सर छोड़ने गए थे, हम लोग 3 लोग थे, और संयोग देखिए कि हमने सबने फोटो भी खिंचवाया बाहर, और उसमें से तीनों लोग सेलेक्ट हुए, और दोनों लोग बहुत अच्छे, अविनाश भैया और गिरजेश भैया, दोनों लोग कमाल के मित्र हैं, मतलब सीनियर हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मेरी इस कम उम्र में जो मेरे मित्र हैं इलाहाबाद में, प्रयाग में, मुझसे उम्र में सभी ज्यादा हैं, और उनका मुझे बड़ा प्यार मिलता रहा है। तो इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए? जब आप पढ़ाई करते हैं, आपका जो जवाब है वो पिछले सवाल मैंने दे दिया है, कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके व्यक्तित्व का हर आयाम खुलेगा। तो आप जितना ज्यादा इंटेलेक्ट्स को अपने इंक्रीज करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, जितना विचार करेंगे, जितना सवालों से जूझेंगे, जितना सवालों का जवाब ढूंढेंगे, यकीन मानिए आपकी बुद्धि उतनी बढ़ती जाएगी, और आप इंटरव्यू में अच्छा अपने आप करेंगे। इंटरव्यू की यही तैयारी थी कि इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं थी।
मैंने सोचा मैं क्या बोलते हैं लूसेंट पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब मैं खोला उसको एक हफ्ते में, जब मैं प्रीलिम्स के लिए लूसेंट आप तैयार करते हैं तो बड़ा 2-2 3-3 महीने लगता है कि 3-3 रिवीजन, 4-4 रिवीजन। इंटरव्यू के लिए कौन वाला पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। तो चलिए अपने इंटरव्यू प्रोसेस बताता हूँ हुआ क्या था। अब बताइएगा इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा। पहला ही सवाल था कि विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है। वर्मा जी के बोर्ड में पढ़ा था, वर्मा सर के। तो वर्मा सर ने पूछा कि विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है। मुझे लगा मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, पर मैंने इसका जवाब दिया। शायद सही जवाब ना दिया हो, बट क्रिएटिव जवाब दिया। मैंने कहा कि सर विद्यावान वह है जिसके पास विद्या है, पर विद्वान वह है जो अपनी विद्या को आत्मसात करता है और उसका पालन करता है। अगला सवाल पूछे कि ये बताइए, एक फोटो देख रहे हैं हम क्या? जी सर। इनके दो वो वैल्यूज बताइए, गांधी जी की फोटो थी, जिनका गवर्नेंस में रूल हो। तो मैंने पहली लाइन बोली कि सर टैलिस्मैन जो बोलता है कि जब हम अपने निर्णय लें तो अपने निर्णय में सबसे कमजोर को सामने रखें। दूसरा सर, दूसरा जवाब सुनिएगा। मैंने कहा कि अहिंसा, अहिंसा और गवर्नेंस, आप इनमें संबंध स्थापित कर पा रही हैं? मैंने किया है। कैसे? मैंने कहा सर अहिंसा संवाद को जन्म देता है और संवाद ही लोकतंत्र है। किसी भी ब्यूरोक्रेट को संवाद करना के लिए संवाद करना बेहद जरूरी है। ये था। फिर दूसरे मेंबर ने पूछा कि ये बताइए कि संवाद का कोई उदाहरण मिलता है क्या भारतीय परंपरा में? तो मैंने कहा सर शंकराचार्य और मंडन मिश्र। फिर पूछे मध्यम मार्ग, वो बताया। बुद्ध से जुड़े 3 स्थान पूछे, वो बताए। तो बुद्ध की शिक्षाएं पूछी उन्होंने कि नहीं, जो पहली जो उनका धम्मचक्र प्रवर्तन था उसमें उन्होंने क्या कहा था। मैंने कहा सर माफ करें मुझे पता नहीं है, पर मुझे 4 उनके जो मूल सिद्धांत हैं वो पता है। मैंने वो 4 सिद्धांत बताए और जब मैं बाहर निकल के मैंने चेक किया तो वही 4 सिद्धांत उनका पहला प्रवचन था। तो कई बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि ये चीजें आप अचानक से तैयार नहीं कर सकते कि आप इंटरव्यू में उठाए, नहीं होगा। आपको इसी प्रोसेस में जब आप हैं तब आपको बोलने का, लिखने का, पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप ये करते रहेंगे तो आपका इंटरव्यू अपने आप अच्छा चला जाएगा। और अभी मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू में मुझे कितने नंबर आए हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व की कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं असर्टिव हूँ थोड़ा सा, तो पता नहीं उसको अच्छी तरीके से लिया गया या निगेटिविटी में लिया गया, तो मुझे नहीं पता है क्या हुआ, बट फिर भी ठीक है, जो हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। नंबर देखते हैं क्या होता है। तो यही था जी। और कोई? थोड़ा जोर से बोलिए जी। मैंने इसका भी सवाल पहले, इस सवाल का जवाब भी मैंने पहले दे दिया है। दरअसल आपको अपनी संभावनाएं बढ़ानी है। दरअसल लोग क्या चाहते हैं पता है? लोग डेफिनेट जवाब चाहते हैं कि सफलता का आप एक मंत्र बता दीजिए। जैसे सर को मैं जानता हूँ कई लोगों ने फोन किया, सर आप बता दीजिए कैसे हो जाए। नहीं है रास्ता ऐसा, रास्ता ऐसे है ही नहीं। रास्ता आपको ढूंढना होगा। तो सफिशियंट कुछ नहीं होता और इनसफिशियंट भी कुछ नहीं होता। आपको, आप पहले चीजों को एनालाइज करिए, कितनी आवश्यकता है, क्या हमारे नोट से उसकी पूर्ति हो पा रही है। अगर हो पा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रही है तो हम ढूंढेंगे। मेरा कहने का सेंस बस एक है कि आपको कभी भी अस्थायी जवाब नहीं मिलेगा किसी भी सवाल का। मुझसे अलग कोई आके बता देगा कि लूसेंट और ये किताब मैंने पढ़ी थी, तो हो सकता है उससे सिलेक्शन हुआ होगा, हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट पॉइंट है कि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रस्ट किसी एक चीज पे जब नहीं हो रहा होगा तो आप परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे पहली चीज है आपको कन्विक्शन होना चाहिए। आप एनालाइज करिए कि जरूरतें क्या है, क्या ये पूरा कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो जो कर पा रहा है हम उसको ढूंढेंगे। तो बाजार जाइए, खरीदिए, देखिए, उससे निकलिए। तो मतलब ये जो निरंतर शोध करने की प्रक्रिया है, शोध आपको करना पड़ेगा, है ना। तो एक कविता कहता हूँ और यहीं से बात अपनी खत्म करता हूँ। ये मेरी लिखी हुई कविता है, तो मैं अपनी लिखी हुई कविता आपको सुनाता हूँ। तो हम फिर मिलेंगे अचानक किसी मोड़ पर, किताबें लिए, आंखों में सपने लिए। हम फिर बिछड़ जाएंगे, आंखों में थोड़े और सपने लिए। शाश्वत है मिलना बिछड़ना, जरूरी है था कि जब मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद।